तो अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इतने सारे यूजेस देख लिए, एक काम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन कहती है ये वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको ऑब्टेन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। बात समझ में आई? तो ये तो है ऑर्गेनिक। दूसरे तरह के कंपाउंड कौन होते हैं? ऑब्वियसली वो वाले कंपाउंड जो नॉन लिविंग से हमको मिलते हैं। लिविंग से मिले वो ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग से मिले वो इनऑर्गेनिक। सो दूसरे तरह के कंपाउंड हो गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमको अदर देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। सो कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पे मेरे को दो बात समझ में आई। पहली बात कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले कंपाउंड्स के बेसिस पे मैं कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कर सकता हूं, लिविंग वाले ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग वाले इनऑर्गेनिक। दूसरी बात, मेरे को एक क्वेश्चन आया मन में कि मतलब मैं लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना ही नहीं सकता, क्योंकि लैब में मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं बना सकता। मतलब लैब में मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकता रिएक्शन कर कुरा के। मेरे को कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, जैसे कि आपने एसिटिक एसिड देखा था, क्या वो एसिटिक एसिड मैं लैब में नहीं बना सकता? ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन तो यही कह रही है। इनफैक्ट ये ही सेम चीज एक और साइंटिस्ट ने बोली थी जिनका नाम क्या है? बर्जीलियस। उन्होंने दी थी हमको वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने क्या बोला था? वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने ये बोला था, बर्जीलियस ने ये बोला था 1815 में, ये बर्जीलियस हैं, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बोली थी और बहुत कंट्रोवर्शियल सी बात बोली थी। इन्होंने बोला था कि देखो 1815 तक क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर पाए हैं, तो बर्जीलियस ने सजेस्ट किया कि कोई एक मिस्टीरियस फोर्स है, जादुई फोर्स है कोई, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। और ये जादुई फोर्स क्या कर रही है? ये जादुई फोर्स कर रही है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रही है, क्योंकि अब आप लैब में तो बना ही नहीं पा रहे। इसका मतलब लैब में नहीं बनाने का मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स के पास वो जादुई फोर्स लैब में नहीं है, वो सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर है, प्लांट की बॉडी के अंदर है। सो इस फोर्स को उन्होंने वाइटल फोर्स बोला, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पा रहा था, और ये पूरी थ्योरी कहलाई वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, इनको हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमने एक लीफ ली, अब उस लीफ के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बन रहे होंगे, इसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं। देखो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर मैं लीफ को देखूंगा तो इस लीफ में क्या है? अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन कैसे रहे? इनके बीच का जो फोर्स है ये मिस्टीरियस फोर्स है, जादुई ताकत का यहां पे पूरा खेल है। ठीक है, तो वाइटल फोर्स था वो। अच्छा ठीक है, इसका मतलब अगर मैं लैब में ये चीज करूं, ये मेरी लैब, इन दोनों कंपाउंड को आमने सामने रख दूं, तो लैब में इनके बीच में मैं कोई फोर्स लगा ही नहीं सकता। अब क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इनसे मिलके कुछ नया ऑर्गेनिक बनेगा ही नहीं। तो अगर मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो पत्तियों के अंदर, जानवरों के अंदर देखना पड़ेगा। तो ये तो वाइटल फोर्स थ्योरी हुई। और आपको जान के हैरानी होगी, आपके मन में भी वही बात आ रही है जो मेरे मन में आ रही है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, हम तो कोई भी कंपाउंड सिंथेसिस कर सकते हैं, रिएक्शन कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर हमने सब देख लिया, रिएक्शन तो हम करा ही सकते हैं। तो ये क्या बकवास चल रही है। पर अब ये जो है ना, जब तक कोई साइंटिस्ट इसको गलत प्रूव नहीं कर देते तब तक तो ये बात सही है, माननी पड़ेगी। क्योंकि हम कोई बात जब भी मानते हैं हमारे पास प्रूफ होता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत प्रूफ पता है किसने किया? गलत प्रूफ किया इन साइंटिस्ट ने। होलर उनका नाम था। उन्होंने क्या किया, 1828 में सिंथेसाइज किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में। अब लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस होते ही वाइटल फोर्स थ्योरी तो गई और अब नई थ्योरी आई। वो नई थ्योरी अभी हम देखेंगे। तो होलर ने बहुत अच्छा काम किया। और आपको जान के बहुत मजा आने वाला है कि जो पहला कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज हुआ था, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वही कंपाउंड है जो आप पता नहीं कितने टाइम से देखते आ रहे हो, जिसका हमने प्लांट सेटअप किया था ताकि हम अपने देश के किसान की मदद कर पाए। कौन सा प्लांट था वो? यूरिया का प्लांट था। तो यूरिया सिंथेसाइज हुआ था लैब में सबसे पहले। तो वीएफटी तो फेल हो गई। तो यूरिया सिंथेसाइज कैसे हुआ था? अमोनियम साइनेट को हीट करके। अच्छा, ये जो होलर है ना, ये एक्चुअली में यूरिया नहीं बनाना चाह रहे थे, ये तो कोई दूसरा कंपाउंड ही बनाना चाह रहे थे। पर जैसे उन्होंने NH4CNO को हीट किया तो यूरिया बन गया। और फिर हड़कंप मच गया पूरी केमिस्ट्री की सोसाइटी में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लैब में सिंथेसाइज हो ही नहीं सकते। आपने कैसे लैब में सिंथेसाइज करा दिया? बस
यहां से शुरुआत हुई एक्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो NH4CnO अमोनियम साइनेट को हमने हीट किया, कुछ कुछ हुआ इसमें रिएक्शन, हम बाद में पढ़ेंगे जब हम यूरिया को पढ़ेंगे, और बन गया यूरिया NH2C+O NH2। अब देखो, अब आपके सामने मैं एक्चुअल जो अभी करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, जो सही डेफिनेशन है, उसको लेके आता है। ठीक है, ये यूरिया है। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि किससे डील करती है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। अब ये थोड़ी केमिस्ट्री टाइप की डेफिनेशन हुई। क्या वाइटल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स लगा रखा था। कौन से वाले कंपाउंड्स हम देखेंगे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ गया, सर केमिस्ट्री पहले ही कम है क्या जो आप एक और ब्रांच बना रहे हो? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतने सारे एग्जांपल तो देख चुके हो। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि हमको जितने भी कंपाउंड्स पता हैं केमिस्ट्री में, उसमें से 90% कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब अगर आपको ये बात शॉक नहीं करेगी तो मेरे को पता नहीं कि क्या शॉक करेगी। तो 90% जो कंपाउंड्स हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, हमारे आसपास ऑर्गेनिक ही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन की लव स्टोरी। बात समझ आई? हाँ, अच्छा, तो हाइड्रोकार्बन तो हमको समझ में आ गए। अब ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या होते हैं ये तो बता दो। अच्छा, तो देख लो, हाइड्रोकार्बन लेके आया तो मैं सबसे पहले आपके सामने। कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखो CH4 कार्बन हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोकार्बन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए। अब मैं क्या करता हूं, इसका डेरिवेटिव बनाता हूं। तो डेरिवेटिव कैसे बनाऊंगा? एक हाइड्रोजन को हटाऊंगा, उसकी जगह एक OH लगाऊंगा, तो मेरा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन गया। CH4 में से एक H को हटाया, एक OH को लगाया, H हटाया, OH लगाया, क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई अपने को, है ना? अगला ये है कि क्या ऐसी खास बात है कार्बन एटम में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एटम की केमिस्ट्री है। कार्बन एटम में ऐसी क्या खास बात है कि 90% ऑफ द कंपाउंड जो कि हमको पता है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो इसमें कुछ खास बातें हैं। उसमें से पहली बात है टेट्रावैलेंसी। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। अब क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना सकता है तो ये इसके आसपास जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं सबको बुला लेता है, भाई मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है आउटर शेल में नोबल गैस बनने के लिए, आ जाओ बॉन्डिंग करेंगे। अब क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है तो सोचो कितने सारे एटम्स इससे जुड़े होंगे, कितने सारे मॉलिक्यूल्स इससे आके जुड़े होंगे। इसलिए एक इसकी खास बात ये हुई कि ये टेट्रावैलेंट होता है। 2s2 2p2 आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। हमको क्या पता है कि बॉन्डिंग करने के लिए 2s के इलेक्ट्रॉन को उचका के 2p में भेज देता है। 2s के इलेक्ट्रॉन को उचका के 2p में भेज देगा तो अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है, एक s ऑर्बिटल से और 3 p ऑर्बिटल से। ठीक है भाई, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल है। अगली चीज, इसकी टेंडेंसी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। तो कार्बन एटम फॉर्म्स फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड, मैंने आपको बताई दिया, सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल और ये इसको बोलते हैं डाई-इन। 2 इन है ना वहां पे, तो बस डबल बॉन्ड, एक और पास में डबल बॉन्ड। चलो, और तीसरी टेंडेंसी टेट्राहेड्रल शेप। अब sp3 हाइब्रिड है, जब भी करेगा VSEPR हमको क्या बताती है कि शेप होगा टेट्राहेड्रल। कैसा होता है टेट्राहेड्रल? ये होता है पिरामिडल टाइप की कुछ चीज बनती है और एंगल होता है 109.5 डिग्री। ये तीसरी बात। अब चौथी प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास प्रॉपर्टी कार्बन की है। वो क्या प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है ये कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है? ये होता है, यहां पे आपको क्या दिख रहा है? जिस तरह से ट्रेन के डब्बे एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं, उसी तरह से कार्बन भी बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़ सकता है स्ट्रांग तरीके से। ट्रेन इतनी तेज भाग रही है, सारे उसके डब्बे भी एक साथ भाग रहे हैं, तो वो स्ट्रांग बॉन्ड है ट्रेन के डब्बों के बीच में। सिमिलरली कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत लंबे लंबे बॉन्ड होते हैं। ट्रेन में, मालगाड़ी में कितने डब्बे होते हैं? 100, 150। कार्बन में तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है,
पता नहीं कितनों की ही चेन बना लेता है कार्बन। तो ये जो कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, ये उसको अलाउ करती है कि वो लंबी लंबी चेन बना के रहे और भांति भांति के हमको क्या दे, कंपाउंड दे, अलग अलग तरह के कंपाउंड देता है। तो भाई कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या है? कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। ये तो कार्बन के केस में या फिर किसी भी एटम की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। और ये रिस्पॉन्सिबल है वैरायटी और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन करता है मतलब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सल्फर कैटिनेशन करता है, फास्फोरस भी थोड़ी बहुत करता है, सिलिकॉन भी करता है, पर कार्बन जो है वो बहुत वाइड कैटिनेशन करता है, सबसे ज्यादा कैटिनेशन करता है। तो ये तो 4 प्रॉपर्टी हुई कार्बन की जो उसको इतना खास बनाती है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो हम कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? सर देखो, मैंने बोला हाँ, अभी आपने बताया कि कार्बन चेन बना के रहता है। अब अगर कार्बन मान लो 5-6 एटम की चेन बना के बैठा हुआ है, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको? बार बार फॉर्मूला लिखेंगे क्या? CH, कुछ C और H का फॉर्मूला लिखते रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, एक प्यारा तरीका होता है। इनफैक्ट 3 तरीके होते हैं, हम तीनों को यूज करते रहेंगे। पहला कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन और तीसरा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। हम कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन को उतना यूज नहीं करेंगे, कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन को ज्यादा करेंगे। क्या होता है कंडेंस्ड? CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमने कंडेंस कर दिया। एक कार्बन पे 3 एटम, बीच वाले 2 पे 2 हाइड्रोजन मतलब, और लास्ट वाले पे भी 3। इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ये होगा। सबके बॉन्ड बताए, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, कैसा है ना, पूरा मॉलिक्यूल दिखाया। और सबसे छोटा रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। देखो ये 3 लाइन बना दी, और ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो सर्कल मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है, वो क्या है? कार्बन है। तो अब यहां पे आपको लगेगा कि सर आपने हाइड्रोजन तो रिप्रेजेंट ही नहीं किया। अरे भाई, जब भी कार्बन जो है और हाइड्रोजन जो है वो एक, मतलब जब हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में जब हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको लिखते नहीं है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि हां, इस कार्बन के साथ कोई और एटम नहीं जुड़ा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। तो यहां पे हर कार्बन पे जो भी उनकी बची हुई वैलेंसी है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितने भी बॉन्ड बचे हुए हैं वो किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये वाला, तीसरा कार्बन ये, और चौथा जो सबसे लास्ट में है वो वाला। तो 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं और बाकी हाइड्रोजन। एक एग्जांपल और करते हैं अपन। एक एग्जांपल है ये, तो इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, सारे बॉन्ड्स को खोल दो, दिखा दो, ऐसा दिख जाएगा। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इतना छोटा सा, इतना प्यारा सा है ना, 4 कार्बन है तो हमने इस तरह से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट किया। अब थोड़ा सा अपन अच्छा एग्जांपल देते हैं। मान लो कि कार्बन और हाइड्रोजन की जगह कोई डेरिवेटिव आ गया, मतलब OH मैंने लगा दिया। अब इसको कैसे करेंगे? कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन तो इसका बहुत सिंपल है, ये तो कंडेंस मैंने लिख दिया। कंप्लीट बहुत सिंपल है, सारे बॉन्ड खोल दो, सिंगल बॉन्ड से ऐसे बना दो, ये सही है। बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाऊंगा मैं? बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है कि आप वो वाले हाइड्रोजन रिप्रेजेंट मत करो जो कार्बन से जुड़े हैं, पर वो वाले हाइड्रोजन और वो वाला एटम तो आपको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा जो कि हीट्रो एटम है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। कैसे बनेगा? ऐसे 3 कार्बन है, 3 कार्बन को तो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, पर OH को मैं पूरा रिप्रेजेंट करूंगा, और O के साथ क्योंकि H लगाए तो मैं उस H को भी बताऊंगा। तो मेरे को कौन सा हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करना? जो कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, जैसे कि अब ये एग्जांपल है, अब इसमें ऑक्सीजन बीच में आ गया। अब आप कैसे बनाओगे? कंप्लीट तो बहुत सिंपल है, बन गया। बॉन्ड लाइन इसका इंटरेस्टिंग है, बीच वाला O आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कार्बन आप लाइन से रिप्रेजेंट कर लो, डॉट से रिप्रेजेंट कर लो, बॉन्ड तो हो जाएगा लाइन से रिप्रेजेंट और कार्बन हो जाएगा डॉट से रिप्रेजेंट। और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट यहां पे करना ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, अब एक अपन केस ले लेते हैं किसका? जब मल्टीपल बॉन्ड होगा, ये वाला रिप्रेजेंटेशन, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड, जहां पे सिंगल बॉन्ड है वहां सब सिंगल बॉन्ड। और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में 2 लाइन आ जाएगी, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां। ये ऑलरेडी आप बहुत बार देख चुके हो, पर रिवाइज हो रहा है अपना। ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम केस होगा, ये कंप्लीट, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, इसमें एक OH भी लगा है तो OH आ जाएगा सिंपल। तो अपन कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। पहला है ये, दूसरा है ये। अच्छा, ये कौन सा वाला रिप्रेजेंटेशन है? सोचो,
अरे भाई बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसमें आपको ये करना है कि इसको कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो शुरू हो जाओ। हाँ तो ये आंसर आ गया, ठीक है, सबका सही आ ही गया, बहुत सिंपल है। ये वाला कितना कौन सा कंपाउंड है, 6 कार्बन है, दिख रहे हैं हमको, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और थर्ड नंबर के कार्बन पे CH3 हो गया। ये कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन से कंडेंस्ड। यहां पे 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड बना देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी हो गया। तो ये तो बात हुई कार्बन के रिप्रेजेंटेशन की। अगली बात जो हम अब करने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ कार्बन की। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। डिग्री ऑफ कार्बन जो है बार बार थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने आता रहेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है पर एक बार हम इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या किस तरह से डिफाइन होती है, इट इज डिफाइंड एज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड टू कार्बन एटम, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन मतलब एक कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन। एग्जाम्पल ये हो गया C, तो बीच वाला जो कार्बन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। उसके पास वाला जो कार्बन है उसमें भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, वो भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो भी 1 डिग्री हो गया। अगला 2 डिग्री जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मैंने कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी कार्बन से ही अटैच कर रखी है तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। जैसे कि ये कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी किससे अटैच्ड है, कार्बन से। 3 डिग्री अब आपको समझ में आ रहा है, जब 3 वैलेंसी में कार्बन अटैच्ड है तो ये हो गया, ठीक है, 3 वैलेंसी में कार्बन अटैच्ड है। फिर क्वाटरनरी, जब चारों की चारों वैलेंसी कार्बन से भरी हुई है तो ये केस हो गया। अब एक केस और होता है और वो केस होता है जब चारों के चारों में हाइड्रोजन हो। सिर्फ एक केस ऐसा होता है, मीथेन कंपाउंड का ऐसा होता है। CH4 क्या होती है, मीथेन होती है। इसको भी हम 1 डिग्री ही बोलते हैं, इसको हम 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, इसको हम 1 डिग्री ही बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन में भी 1 डिग्री कार्बन होता है। एक छोटा सा केस है, याद रख लेना, काम नहीं आता पर ये ज्यादा। चलो तो ये तो क्या हो गया, डिग्री ऑफ कार्बन। सिमिलरली अगर मेरे को हाइड्रोजन की भी डिग्री बतानी है तो वो सेम हो जाएगी किसके, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री के। अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन की डिग्री क्या, 1 डिग्री। 2 डिग्री से तो 2 डिग्री, 3 डिग्री से तो 3 डिग्री, 4 डिग्री से, अरे 4 डिग्री से कैसा हाइड्रोजन जुड़ा होगा भाई, 4 डिग्री में तो चारों कार्बन ही जुड़े ना, तो फिर क्या कमाल करते हो। हाँ तो ये हो गया। जैसे कि अब मैं आपके सामने अगर ये वाला कंपाउंड लेके आऊं, CH3 CH CH2 CH3, 1 कंपाउंड कौन, मतलब 1 वाला कार्बन कौन सा है, उसकी सिर्फ एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है तो 1 डिग्री हो गया। तो उसके साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो भी 1 डिग्री हो गए। सेकंड नंबर का कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, चारों वैलेंसी कार्बन से अटैच है तो क्या हो गया, वो 4 डिग्री। थर्ड वाला 3 तरफ से कार्बन तो 3 डिग्री, फोर्थ वाला 2 तरफ से कार्बन तो 2 डिग्री, फिफ्थ वाला फिर से एक तरफ से कार्बन तो 1 डिग्री। तो जो सेकंड वाला कार्बन है उस पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, पर जो थर्ड वाला कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन हो जाएगा। इस बात पे एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर लो। ये आपके सामने क्वेश्चन है, 1 से लेकर 7 तक कार्बन, इन सारे कार्बन की आपको डिग्री बतानी है और जो 1 2 3 4 5 6 7 पे हाइड्रोजन जुड़े हैं उनकी भी डिग्री आपको ही बतानी है। मैं आपको इसका शॉर्ट में आंसर देने वाला हूं। 1 डिग्री का सिर्फ एक कार्बन है, वो कौन सा है, 7 वाला। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 1 डिग्री के, 3, कौन से, 7 वाले। 2 डिग्री के 5 कार्बन है, 2 3 4 5 6, ये 2 डिग्री कार्बन है तो इन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, सोचो जरा। 2 डिग्री कार्बन पे कितना हाइड्रोजन जुड़े होंगे यार इस केस में, यार 2 वैलेंसी खाली है, 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है तो 2 हाइड्रोजन बचे होंगे। तो 5 कार्बन के 10 हाइड्रोजन, तो 10 हाइड्रोजन तो 2 डिग्री है। और जो 1 वाला कार्बन है वो 3 तरफ से कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री हो गया। तो उसके साथ अटैच जो एक हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 डिग्री।